एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 149 और आपके एग्जाम के लिए काफी एक महत्वपूर्ण हो जाती है। पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ यार, ये चैनल भी हम स्पेशली फॉर आप लोग के लिए ही डिजाइन किए, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए या एक फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिए। और 24 स्टडी सेंटर के यहाँ पे ना फ्री ऑफ कोर्स हम आप लोग के लिए मॉक टेस्ट तैयार करते हैं और प्रीवियस ईयर का है ना, ये बीपीएससी का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कुछ दिन के बाद दरोगा भी अवेलेबल हम करवा देंगे, अभी तक नहीं हुआ। मान बीपीएससी का मॉक टेस्ट फ्री में जाके देख सकते हैं, या कोई प्रीवियस ईयर का बुक खरीदते हैं ना मार्केट से, तो जब बुक पढ़ लिए तो उनको जाके आप मॉक टेस्ट के रूप में टेस्ट दीजिए, है ना। और देखिए कितना आपका तैयार हो चुका है प्रीवियस ईयर। नाउ पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भूमि सुधार डॉट डॉट के विषय के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब भूमि से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संघ के पास है, या राष्ट्र सूची के पास है, या संवर्ती के पास है, या इनमें से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो राष्ट्र सूची के पास यहाँ पे है, मतलब राज्य सरकार के पास है कि भूमि से रिलेटेड जो भी कानून बनाना होगा ना, वो राज्य सरकार यहाँ पे तय करेगी कि हाँ कितना टैक्स लेना है, कितना टैक्स नहीं लेना है यहाँ पे, है ना। कितना टैक्स लेना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेना है, या कई तरीके का नियम बनाना या कानून बनाना, ये सभी राष्ट्र सूची बनाता है। संघ आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, संघ के बारे में, संवर्ती के बारे में और राज्य, तीनों के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें, यहाँ पे हम आगे एक्सप्लेनेशन में मेंशन किए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे यही है भूमि, इसी से कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है यहाँ पे, है ना। आप भी सरकार में बन जाइएगा तो आपका भी, आपके पास भी अधिकार होगा कि कितना टैक्स लेना है, कितना टैक्स नहीं लेना है, किससे कितना टैक्स लेना है, ये सब चीज आप लोग भी तय कर सकते हैं अगर आप सरकार में आए तो। देखिए थोड़ा संघ सूची में 100 विषय शामिल है, मतलब 100 विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है, मतलब केंद्र सरकार बना सकता है। यहाँ पे देखिए जैसे कि डिफेंस से रिलेटेड, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड, इनके वार फॉर एंड पीस से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, पोस्ट एंड टेलीग्राफ से रिलेटेड, एयरवेज या पोर्ट से रिलेटेड, इन सभी पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो यूनियन के पास है। यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है यहाँ पे। अब राज्य सरकार के पास 61 विषय। कभी कभी ये भी चीज पूछ लिया जाएगा कि संघ सूची के पास कितने विषय पे कानून बनाने का अधिकार है? आपके ऑप्शन में होगा 10। ठीक है, भले ही हम उनको ऑप्शन में सेट करते हैं बट काफी महत्वपूर्ण है। राज्य सूची के पास कितने हैं? 61 यहाँ पे। 61 में कौन कौन सा? जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड बनाने का, एनिमल से रिलेटेड कानून बनाने का, पुलिस, इनके अलावा लोकल गवर्नमेंट, स्टेट पुलिस सर्विस एंड पुलिस हेल्थ से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। इसी तरह का टोटल 61 विषय जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, लैंड वगैरह, ठीक है, लैंड, इनके अलावा शराब से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है यहाँ पे। संवर्ती मतलब, संवर्ती में टोटल 52 विषय को रखा गया, मतलब सेंट्रल और प्लस स्टेट दोनों को मिला दिया जाए तो संवर्ती बोलते हैं। अब संवर्ती में जैसे एजुकेशन, सेंट्रल और स्टेट दोनों मिला के एजुकेशन से रिलेटेड कानून बना सकता है, फॉरेस्ट से रिलेटेड कानून बना सकता है, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड कानून बना सकता है। तो ये सब बात को भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं, काफी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। मैं कोई फिजूल का चीज नहीं लिखता हूँ, और जितना लिखता हूँ इतना ही काफी वेस्ट होता है आपके एग्जाम के लिए, है ना। और हाँ, आप लोग के लिए हम टेस्ट सीरीज डिजाइन की जो कि वीकली होगा, और वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही दे सकते हैं। ऑनलाइन मतलब एमसीक्यू के रूप में, ठीक है, दोनों ही अवेलेबल होगा, पीडीएफ भी अवेलेबल होगा और ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा, जाके आप देख सकते हैं। बिल्कुल 300 होगा। इस लेना चाहते हैं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, तो उनको इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करके फिर ज्वाइन कर सकते हैं। वीकली टेस्ट होगा, एग्जाम तक साथ होंगे यहाँ पे। क्वेश्चन 2 यहाँ पे बात करें, किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था? लॉर्ड कार्नवालिस का शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के काल में, या लॉर्ड रिपन के काल में, या लॉर्ड मेटाकाफ के काल में? अगर मैं इनका आंसर की बात करूं, लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। हालांकि हम अस्थायी बंदोबस्त को तो बाद में देखेंगे, पहले हम लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल देख ले क्या। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में काफी कुछ हुआ था जो काफी ज्यादा फेमस भी रहा था। जैसे कि मैं बात करूं, रेलवे लाइन की शुरुआत किया गया था 1853 में यहाँ पे। अच्छा, ये डलहौजी का शासनकाल कब था, कब से कब तक है? तो 1848 से स्टार्ट होता है और 18 तक जाता है यहाँ पे, है ना। और फिर तो 1857 क्रांति ही दिख जाता है। बट डलहौजी के शासन काल में ही 1853 में मुंबई टू ठाणे रेलगाड़ी चलाया गया था, पोस्ट ऑफिस की शुरुआत किया गया था, टेलीफोन वगैरह था उनका भी शुरुआत इसी के शासन काल में शुरू हुआ है। इनके अलावा जो विधवा पुनर्विवाह है, ये भी एक्ट, ये भी कानून लाया था डलहौजी के शासन काल में ही लाया गया था। एक बेसिक रूप में एक अधिकारी बने जा रहे, एक पुलिस प्रशासनिक का पार्ट बने जा रहे, तो ये सब चीज तो बेसिक पता रखी ही रखी है। और थोड़ा सा अगर लॉर्ड रिपन के बारे में देखने की कोशिश करें तो अस्थायी स्वशासन संबंधित सरकारी प्रस्ताव लाया था
1882 में, ठीक है, 1882 में। यहाँ पे लॉर्ड मेटाकाप के शासनकाल में क्या हुआ था, ज्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। लॉर्ड मेटाकाप के शासनकाल में क्या हुआ था, तो 1835 में प्रेस एक्ट को पारित हुआ था, जिसके द्वारा समाचारों पत्र पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया गया यहाँ पे, है ना। तो इस पॉइंट को भी अपने, जो भी मैं एक्स्ट्रा बोला हूँ उन पॉइंट को भी थोड़ा सा आपको नोट करना है यहाँ पे। अब देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त मतलब बस कहीं ना कहीं टैक्स लेना है यहाँ पे, है ना। तो उस समय में अंग्रेज हुआ करती थी, अब सरकार लेती है टैक्स, इस सबसे। अच्छा, ये टैक्स लेके करती क्या है, तो सैलरी वगैरह जो आप लोग का जॉब वॉब लग जाएगा ना, वो सैलरी वगैरह उसी पैसे से तो दिया जाता है। इनके अलावा कई सारा खर्च होती है यहाँ पे, ऑलमोस्ट आप लोग जानते ही हैं। अच्छा, ये अस्थाई बंदोबस्त को कई सारा नाम से जानते हैं, जैसे कि जमींदारी व्यवस्था के नाम से, मालगुजारी व्यवस्था के नाम से, विषयदारी व्यवस्था के नाम से, स्तंभदारी व्यवस्था के नाम से, अस्थाई बंदोबस्त के नाम से, इन सभी के नाम से अस्थाई बंदोबस्त को हम जानते हैं। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आपको हाईलाइट करना है। और साथ में अगर हम इनके बारे में दिखाने की कोशिश करें, इस व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस 22 मार्च 1793 को पेश किया था। और क्षेत्र कौन सा था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वाराणसी और कर्नाटका, इस सिस्टम में हुआ करता था। भूमि का जो मालिक है कौन हुआ करता था, जमींदार हुआ करता था। और इस सिस्टम में केवल 19%, भारत का 19% क्षेत्र में यह सिस्टम लागू किया गया था। तो देखिए यहाँ पे मैंने जितने भी पॉइंट यहाँ पे मैं बोला हूँ, प्लस इनका जो भी मेंशन है, ये काफी एक महत्वपूर्ण है। कोई फिजूल के पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ, अच्छा से पढ़िएगा। क्वेश्चन 3 बात करें, निम्न में से कौन सा वास्तविक रूप से मछली है। भाई स्टार फिश, जेली फिश या बीटल फिश या समुद्री घोड़ा। ये समुद्री घोड़ा ही एक तरीका से वास्तविक मछली जिनको हम खा भी सकते हैं। बट स्टार फिश का बात, अच्छा स्टार फिश का नाम क्यों स्टार पड़ा, तो हाल का स्टार फिश तो पानी में, जितने भी फिश है सारे पानी में ही आपको देखेंगे, चाहे जेली फिश हो चाहे स्टार फिश हो। मतलब स्टार फिश स्टार की जैसे दिखता है ना, सॉरी इस तरह डायग्राम है, ये स्टार की जैसे ही दिखता है ना, इसीलिए हम फिश नाम दिए यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा सा जेली फिश के बारे में अगर हम बताएं, तो ये जेली फिश है ना, मछली नहीं, जैसे कि आप लोग को मालूम केवल समुद्री घोड़ा ही मछली थी, ये मछली नहीं है। इन्हें ना किस संघ के, मतलब किस फाइलम के अंतर्गत रखा गया, सिलेंटेटा, ठीक है, सिलेंटेटा या नाडारिया के अंतर्गत रखा गया, निडारिया, निडारिया के अंतर्गत रखा गया। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो एक बेसिक रूप में ये भी जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। और देखिए यही है समुद्री घोड़ा, जिनको आप पका के खा भी सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, समुद्री घोड़ा समुद्र में पाई जाने वाली छोटी मछली अनेक प्रजातियों के नाम से जाना जाता है, जो हिप्पोकैम्पस जीनस में आती है, ठीक है। समुद्री घोड़ा एक विचित्र प्रकार की मछली है और इसे इसके घोड़े के सिर के जैसे मिलता जुलता है, इसीलिए इसका नाम समुद्री घोड़ा रखा गया है। और इसका शरीर कड़ा और चिकने होता है, इनका जो शरीर था कड़ा और चिकना होता है, और पूंछ सांप की जैसी होती है यहाँ पे, है ना। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, कोई भी डॉट है कॉमेंट कर लीजिएगा यहाँ पे ना। क्वेश्चन 4 यहाँ पे बात करें, निम्न में से कौन सा जीव अपना त्वचा से सांस लेती है, मछली, कबूतर, या आगे यहाँ पे बात करें मेढक, या यहाँ पे बात करें तिलचट्टा। तो मेढक हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मेढक किस मतलब फाइलम के अंतर्गत आता है, मतलब किस संघ के अंतर्गत आता है, तो उभयचर, ठीक है, उभयचर एम्फीबिया के अंतर्गत आता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं उभयचर के अंतर्गत आता है यहाँ पे, है ना। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। ये मछली मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है, मछली यहाँ पे, है ना। कबूतर बात करने पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पे पक्षी वर्ग के अंतर्गत सारे पक्षी को रखा गया। तिलचट्टा, अब ये नहीं मालूम हुआ, ये कंफ्यूजन, इसको किसके अंतर्गत रखा गया, अर्थोपोडा के अंतर्गत रखा गया। किसके अंतर्गत रखा गया, अर्थोपोडा के अंतर्गत रखा गया। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे। ना क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, और यहाँ पे देख सकते हैं मेढक, थोड़ा सा देखिए क्या है। मेढक में कई श्वसन अंग होते हैं, में 3 सांस की सतह है, ठीक है। इस प्रकार त्वचा से भी सांस लेता है, फेफड़ा से भी, और मुंह के अस्तर से भी सांस लेता है। 3 प्रकार के सांस, मतलब त्वचा वगैरह से भी ले सकता है मेढक सांस यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें 5 क्वेश्चन देखिए, पाद कोशिकाओं का सबसे बड़ा कोशिकाएं कौन सी होती है, तो गोल्जिकाएं होती है, गुणसूत्र होती है, या हरित लवक होती है। तो हरित लवक बी को टिक लगा लीजिएगा। हालांकि हरित लवक को तो हम बाद में देखेंगे, पर ये केंद्रक को अगर थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, जब आप कोशिकाएं होती है ना, कोशिकाएं की सेंटर में हमें केंद्रक दिखती है, जो कि कोशिकाएं की पूरे पार्टों को, मतलब उनकी समस्त पार्टों को रेगुलेटिंग, नियंत्रित करने का काम केंद्रक के पास ही होता है यहाँ पे। अब देखिए ये गुणसूत्र बात करें तो ऑलमोस्ट आप लोग मालूम है कि इंसान में जो गुणसूत्र होती है वो 46 होती है, मतलब 23 जोड़ा होता है। ये गुणसूत्र होता है क्या है, आप मान लीजिए इंसान है तो आपका बच्चा भी एक इंसान ही होगा, कुछ गुण आपके बच्चा में भी देखने को मिलेगा, मतलब माता पिता का कुछ गुण आपके बच्चे में, बस वही एक गुणसूत्र जो हम लोग बता रहे हैं आपको। गोल्जी हरित लवक के बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा मेंशन करने की कोशिश की, हरित लवक क्लोरोफिल में पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं के द्वारा भोजन का निर्माण करता है यहाँ पे। ना क्वेश्चन है कि डेसिमल की इकाई क्या है। भाई ये डेसिमल है ना,
जो डेसिमल किसका मतलब जो साउंड वगैरह वॉइस है ना, उसको तीव्रता को मापने के लिए हम डेसिबल में मापते हैं। लिखा ऑडियोमीटर के द्वारा हम डेसिबल में, जहां भी साउंड वगैरह है ना, प्रकाश की तीव्रता मापता है क्या? नहीं। ध्वनि की तीव्रता मापता है? बिल्कुल। भूकंप का नहीं, सिस्मोग्राफी मापता है यहाँ पे नहीं। तो ऑप्शन बी को टिक लगा के चले आएगा, बी करेक्ट आंसर है। बेसिक क्वेश्चन है बट कोई बात नहीं, अच्छा से करना है यहाँ पे। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल होता है, बी पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है खैर, है ना। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 7 क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ पे होता है? वायु में होता है, द्रव में होता है, त्वचा में होता है या निर्वात में होता है? ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ पे होता है? मेटल में होता है। जहां भी मेटल होगा, है ना, उस वाले भाग में ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, आप मान लीजिए कोई मेटल के स्थान पे किसी चीज से मारोगे तो ज्यादा आवाज करेगा। पानी और वायु की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही आवाज मेटल पे करेगा। थोड़ा सा देखा भी क्या यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो स्पीड ऑफ साउंड का अगर हम आपको बताएं तो जैसे कि एयर में 343 मीटर सेकेंड होती है, वाटर में 1483 मीटर सेकेंड होती है, स्टील में 59 मतलब 5940 मीटर सेकेंड होती है, ग्लास में 5640 मीटर सेकेंड होती है। यहाँ पे देख, इस पॉइंट को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कर लीजिएगा। जब क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट, रेलवे में ये सब क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमने कोशिश करते हैं कि आप लोग के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेलवे हो या एसएससी के एग्जाम, बट आप लोग के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा, और फिर भी एक जानकारी रूप में रख सकते हैं। अभी थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ध्वनि की गति विभिन्न विभिन्न माध्यमों से विभिन्न विभिन्न होती है। ठोस में ध्वनि की गति सार्वधिक होती है, जबकि गैसों में न्यूनतम होती है। ध्वनि का वेग का माध्यम डेंसिटी पर निर्भर होती है, जिसका माध्यम का घनत्व अधिक होगा उसका ध्वनि की चाल भी अधिक होगी। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, एक काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था यहाँ पे? तो भाई ये पुर्तगाल से लिया था यहाँ पे। अच्छा, ये दहेज में लिया था ना, कि भाई देख रहे हैं ना, दहेज में, दहेज प्रथा आज से नहीं, काफी साल पहले से ही चल रहा था। अब देख रहे हैं, ये छोटा मोटा दहेज नहीं, यहाँ तो 1000 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लिया। ये तो पूरा मुंबई को ही ले लिया था दहेज में। किसने लिया था? तो ब्रिटिश ने ले लिया था। किससे ले लिया था? तो पुर्तगाल से ले लिया था। अच्छा, ये पुर्तगाल भारत में कब आया था? तो 1498 में आया था। एक बेसिक रूप में आप ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। और अंग्रेज कब आया था? तो अंग्रेज है क्या? कहीं नहीं है। तो मैं ही बताता हूँ, अंग्रेज 1600 में एक तरीका से भारत में आगमन हुआ था। फिर इसके बाद डच हम देखते हैं, डच कब आगमन होता है? तो 1602 में। फ्रांसीसी कब आगमन होता है? फ्रांसीसी का बात करें तो 1664 में आगमन देखने को मिलते हैं भारत में। और डेनिश कब आती है? तो डेनिश आती है 1616 में आती है। तो एक बेसिक रूप में भी ये भी आप जानकारी रख सकते हैं। फिर स्वीडिश आती है 1731 में, तो स्वीडिश नहीं पूछा जाता, बट ये सब एक बेसिक रूप में जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे, है ना। एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन है यार, आराम से क्वेश्चन करना है यहाँ पे, है ना। मेरे ख्याल से सारा क्वेश्चन आप लोग कवर कर लेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन 9 देखिए यहाँ पे, किसके शासन काल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड हंटिंग या लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड डलहौजी? लॉर्ड डलहौजी के बारे में तो अभी हम जस्ट देखे थे कि 1853 में मुंबई से ठाणे तक रेलगाड़ी चलाई थी, डाक टिकट, इनके बाद टेलीग्राम, इनके अलावा फोन की सुविधा की शुरुआत डलहौजी के शासन काल में ही देखने को मिलती है यहाँ पे, है ना। अच्छा, इसका आंसर तो ए हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि हम इनके बारे में बाद में देखेंगे, बट ये लॉर्ड हार्डिंग के बारे में देखने की कोशिश करें, इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ था। हालांकि इसके शासनकाल 1910 से लेकर 1916 माने जाते हैं। अब शासनकाल ही 1910 से 1916 है, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए उसी समय, उसी के शासनकाल में, है ना, जो पहले राजधानी कलकत्ता हुई थी, बाद में फिर दिल्ली कर दिया गया। तो एक बेसिक रूप में आप ये भी एक जानकारी रख लीजिए, है ना। अच्छा, और इसी के शासनकाल में मदन मोहन मालवीय ने क्या किया था? हिंदू महासभा की स्थापना किया था। किसका? हिंदू महासभा की स्थापना किया था। महासभा की स्थापना किया था। यहाँ पे एक बेसिक रूप में हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे नाउ लॉर्ड मिंटो का समय काल है ना, कुछ खास नहीं होता, जैसे कि 1807 से लेके 1813 तक होते हैं। यहाँ पे इसका शासनकाल कुछ खास नहीं। रंजीत सिंह के साथ एक अमृतसर का संधि हुआ था यहाँ पे, है ना। रंजीत सिंह के साथ एक अमृतसर का संधि हुआ था लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। डलहौजी के बारे में अभी जस्ट हम डिस्कस कर लिए। अब लॉर्ड विलियम बेंटिंग को दिखाएं तो ये है कुछ लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल 7 मई 1835 में लॉर्ड मैकाले का प्रस्ताव का स्वीकार कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम को माना गया था। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, अभी जस्ट हम ये क्वेश्चन देख रहे थे ना, भारत में पहली बार रेलवे लाइन कब शुरुआत किया? बेसिक क्वेश्चन है। आप लोग सोचते हैं यार ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, बट हाँ, नहीं यार, बीपीएससी में कई बार आ चुका है और आपसे भी पूछ सकते हैं। हालांकि दरोगा वगैरह में तो आता ही आता है, मगर आप लोग एक्सपेक्ट कर लीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। 1853 में किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम अभी कई बार हम देख चुके थे यहाँ पे। और यही कुछ रेलगाड़ी देख सकते हैं, डलहौजी के शासनकाल देख सकते हैं। डलहौजी
को भारत का रेलवे का जनक माना जाता है। इस समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की रेलवे लाइन चलाई गई थी। यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे पहले अगर आप लोग को टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, देख सकते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो 300 में ज्वाइन कर सकते हैं। वीकली टेस्ट होगा यहाँ पे, मैं 12 बोलो, और मॉक टेस्ट आप लोग का फ्री है जो कि प्रीवियस ईयर का है। इस ऐप को जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से जाके दीजिएगा, और मॉक टेस्ट के रूप में ही आप लोग का, अच्छा ये जो टेस्ट है ना ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से, ऑनलाइन मतलब मोबाइल लैपटॉप से दे सकते हैं, ऑफलाइन मतलब आप पीडीएफ के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे आपका मन करे ऐसे टेस्ट दीजिए। यहाँ पे बिहार जी के बात करने वाले 249 में पढ़ना है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस देखिए जितना बेस्ट हो सकता है हम इतना बेस्ट आप लोग के बीच देने की कोशिश करते हैं, और एक फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा। ये चैनल भी हमें स्पेशली फॉर आप लोग के लिए ही डिजाइन किया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।